अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो, मैं खुश आमदीद। ENG 501 का लेसन नंबर 7 करने जा रहे हैं हम। हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रिलेटेड टर्म पार्ट 2। टॉपिक नंबर 31, डायक्रॉनिक चेंजेस इन लैंग्वेज। डायक्रॉनिक क्या होता है, डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें एक लैंग्वेज का पूरी हिस्ट्री, जो थ्रू आउट हिस्ट्री स्टडी किया जाता है, जहाँ से वो पैदा हुई, जिन हालात से वो गुजरी, जिन हालात में उसमें चेंजेस आई, क्या क्या चेंजेस आई, ये हम सारी स्टडी करते हैं डायक्रॉनिक में। ये जी आइडेंटिफाइड बाय द स्विस लिंग्विस्ट फर्डिनेंड द सिसोर। ये MCQs के तौर पर कर लें। इसमें जो वही बात है जो मैंने कह रही हूँ, थ्रू आउट हिस्ट्री हम स्टडी करते हैं, जो शिफ्ट्स आते हैं, जो फ्रैक्चर्स आते हैं, जो म्यूटेशंस उसमें लैंग्वेजेस में आती हैं, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं डायक्रॉनिक स्टडी में, तो ये उसमें स्टडी की जाती है। टॉपिक नंबर 32, डायक्रॉनिक चेंजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज सम टर्म्स। मतलब कुछ उसके ना एक पॉइंट्स बता रहे हैं क्लियरली कि उसमें होता क्या है डायक्रॉनिक में। स्कोप एंड कंसर्न, इसमें कुछ ख़ास नहीं है, आप खुद पढ़ें। तो सेकंड पॉइंट में क्या है कि प्री हिस्टोरिक लैंग्वेजेस जो होती हैं, जो कदीम लैंग्वेजेस होती हैं उनको हम स्टडी करके रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, और उसके जो अंदर फीचर्स मौजूद हैं, जो वर्ड्स मौजूद हैं, उनको रिलेट कर सकते हैं दूसरी लैंग्वेजेस के साथ, उसको जानने के लिए कि ये कौन सी लैंग्वेज से वजूद में आई, ठीक है। और फिर उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं हम लैंग्वेज फैमिलीज़ में कि अच्छा ये इस लैंग्वेज से वजूद में आई, ये इससे रिलेटेड है, ठीक। जनरल थ्योरीज बनाते हैं हम, डेवलप करते हैं कि उसमें चेंज कैसे आया, क्यों आया, ये सारे। द फैमिली ट्री मॉडल। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, हम किसी भी लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, उसे फैमिलीज़ में जब हम ग्रुपिंग करते हैं उनकी, तो कैसे करते हैं, हम रिलेशनशिप बनाते हैं लैंग्वेजेस के दरमियान। कैसे, यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स दिए गए हैं। एक तो द रेगुलरिटी हाइपोथेसिस, द रिलेटेडनेस हाइपोथेसिस, ठीक है। द वेव मॉडल, इसमें क्या होता है, द रेगुलरिटी हाइपोथेसिस और रिलेटेड हाइपोथेसिस का इतना कोई समझने वाला नहीं है। रेगुलरिटी ये कि एक रेगुलरिटी से लैंग्वेज में जो चेंज आता है हम वो स्टडी करते हैं, और वो जो उससे उस स्टडी से जो हाइपोथेसिस हमें हासिल होता है, उसको द रिलेटेड हाइपोथेसिस से हम स्टडी करते हैं कि उस लैंग्वेज में और दूसरी लैंग्वेजेस में क्या रिलेट है, क्या रिलेटेडनेस है, जिसकी बेस पे हम उसका रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो हम लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं उसमें कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो किसी लैंग्वेज से रिलेट कर रहे हैं, ताकि हम ये रिज़ल्ट दे सकें कि वो लैंग्वेज इस फैमिली में जा सकती है, उसकी ग्रुपिंग हो सकती है, उसमें वो रिलेट करती है उस लैंग्वेज से, ठीक है। द वेव मॉडल, अब इसमें क्या है, इसमें वो कह रहे हैं जो लैंग्वेजेस में चेंज आते हैं वो एक सीधी लाइन की तरह नहीं होते, या आपने एक लैंग्वेज को पकड़ा, उसकी स्टडी की और आपने बस जान लिया कि उसमें कैसे कैसे चेंज आए। ये वेव्स की शक्ल में होते हैं चेंजेस, जो कुछ लैंग्वेजेस को इफ़ेक्ट करते हैं, कुछ को नहीं करते, और कुछ को लैंग्वेजेस को स्प्रेड करते हैं। मतलब एक में एक चेंज आया तो दूसरी में भी उससे कुछ चेंज आया, अगर उन दो लैंग्वेजेस बोलने वालों में इंटरेक्शन होगा, तो ये एक वेव की शक्ल में आता है। वेव मॉडल में ये बताया गया है। बस, लैंग्वेज कॉन्टैक्ट, लैंग्वेज कॉन्टैक्ट क्या है, ये है कोई ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें मुख्तलिफ ज़ुबानों के जो लोग हैं वहाँ पे हैं, ठीक है। अब वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। ये ना एक, ये जो हालात होते हैं ये एक ट्रांसफ़र का सबब बनते हैं लिंग्विस्टिक फ़ीचर्स के, और ये क्या होता है, लैंग्वेज कॉन्टैक्ट कहलाता है। जैसे कि मैंने पहले आपको मिसाल दी, बरसगीर में जैसे 3 अब वहाँ पे कौमें मौजूद थी
हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। गला बहुत ख़राब है मेरा। और ब्रिटिश। अब जबकि हम आज़ाद हो चुके हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि हमारी लैंग्वेज में कुछ हिंदू की लैंग्वेज के वर्ड्स आ चुके हैं, हिंदू की लैंग्वेज में कुछ हमारे लैंग्वेज के फीचर्स आ चुके हैं, कुछ हमारी लैंग्वेज में इंग्लिश के फीचर्स आ चुके हैं। इस तरह एक ट्रांसफ़र हुआ है लिंग्विस्टिक फीचर्स का। तो ये कॉन्टैक्ट बन गया है लैंग्वेज के दरमियान, तो इसे लैंग्वेज कॉन्टैक्ट कहेंगे। ठीक है। इसके जी दो करेक्टरिस्टिक्स हैं लैंग्वेज कॉन्टैक्ट के। क्या हैं कि इससे मेजर फैक्टर है ये लैंग्वेज चेंज का। दूसरा ये कि जो जो ऐसा लैंग्वेज कॉन्टैक्ट होता है वो सबब बनता है बिलिंगुअलिज्म का और मल्टीलिंगुअलिज्म का। बिलिंगुअलिज्म होता है वो इंसान जो 2 लैंग्वेजेस जानता हो। मल्टीलिंगुअलिज्म वो होता है जो कोई इंसान 3 लैंग्वेजेस या उससे ज़्यादा जानता है। ठीक है। तो अब हम भी ये हो गए हैं, जब वो ऊपर से गिरा है उसके बाद लैंग्वेज कॉन्टैक्ट आया, एक ट्रांसफ़र आया, एक फीचर का ट्रांसफ़र आया जिसने चेंज पैदा किया लैंग्वेज में। फिर ये जब आगे बढ़ा, मज़ीद आगे बढ़ा ये सिलसिला, तो हम बिलिंगुअलिज्म हो गए। ठीक है। ट्रेसिंग डायक्रॉनिक चेंजेस इन इंग्लिश। एग्जाम्पल्स हैं जी सिंटैक्टिक के। किसी भी इंग्लिश में डायक्रॉनिक चेंजेस को ट्रेस किया गया है। सबसे पहले सिंटैक्टिक चेंज। उनका कहना है सिंटैक्टिक चेंज जो होता है ना वो बहुत स्लो होता है। ठीक है। बहुत ही स्लो चेंज आता है किसी भी लैंग्वेज में सिंटैक्टिक का। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि इसकी बेस्ट मिसाल आप ये ले सकते हैं कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट फ्रॉम सिंथेटिक टू एनालिटिक इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। सिंथेटिक वैस एनालिटिकल लैंग्वेज ये क्या है कि अब अगले टॉपिक में समझाया जा रहा है। सिंथेटिक को अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये ना एक सादा ज़ुबान है, उसका भी कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रॉपर उसका ना ढांचा नहीं बना अभी। ठीक है। जिस पे बेस पे हम उसे किसी को सिखा सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है। तो एक सिंथेटिक लैंग्वेज है। एनालिटिक है जब उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाता है, हमें पता है हमने कहाँ पे क्या बोलना है, किस वे में बोलना है। ठीक है। ये होता है सिंथेटिक वैस एनालिटिकल। तो अगले पैराग्राफ में यही कह रहे हैं कि सिंथेटिक जो होता है वो ग्रामेटिकल रिलेशन शो करवाता है थ्रू इन्फ्लेक्शन चेंज इन द वर्ड्स के। हाँ, कोई कैसे वर्ड बोल रहा है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, पर उसके मोड जिस तरह वो लहजे, क्या कौन सा लहजा इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी टोन इस्तेमाल कर रहा है, उसकी बेस पे वो लैंग्वेज चलती है। जबकि एनालिटिकल लैंग्वेज जो होती है वो ग्रामेटिकल रिलेशनशिप शो करवाती है थ्रू वर्ड ऑर्डर। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आ चुका है उसका, एक वर्ड ऑर्डर आ चुका है उस लैंग्वेज में। इसके अलावा इंग्लिश बस यही कह रहे हैं कि इंग्लिश पहले कभी सिंथेटिक थी पर टाइम के साथ साथ वो एनालिटिकल लैंग्वेज बन चुकी है। मस्कुलिन फेमिनिन एंड न्यूटर। पहले जी ये होता था ओल्ड इंग्लिश में, ये हम डायक्रॉनिक स्टडी कर रहे हैं ना तो वो यही आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। ऊपर सिंटैक्टिक में भी उसने बताया कि पहले सिंथेटिक थी, बाद में एनालिटिकल हो गई। अब वो जेंडर में बता रहे हैं कि ओल्ड इंग्लिश में जो जेंडर थे ना वर्ड्स के, वो उसके साथ लिखे जाते थे हर वर्ड का। ठीक है। पर अब इंग्लिश जो है ना वो ग्रामेटिकल जेंडर्स नहीं लिखती, वो बायोलॉजिकल जेंडर्स लिखती है। मतलब सिर्फ शी के साथ हर आता है, हिम के साथ ही आता है, इट हम किसके लिए यूज़ करते हैं ये हो गया। पर पहले क्या होता था कि जैसे अब कोई फेमिनन है ना, कोई लड़की है बेकर, तो वो बेकर को बेकर नहीं लिखेंगे, वो फेमिनन की एक केस लगाएंगे साथ उसका, जो प्रॉपर उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ था कि ये
इसको रिप्रेजेंट करता है फेमिनिटी को, वो बेकर के साथ वो केस लगाएंगे। वो बेकरन या कुछ इस तरह बन जाएगा फिर कि ये पूरा जी ये लड़की है, बेकर है। इस तरह पहले होता था, जबकि अब इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे फ्रेंच, उसमें यह भी पाया जाता है फीचर। टॉपिक नंबर 34, डायक्रॉनिक चेंजेस, सम एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री। इसमें सिमेंटिक चेंज के बारे में बात करें। सिमेंटिक चेंज का वो यही कह रहे हैं कि जो हम सबको पता है कि ये चेंज होता है मीनिंग ऑफ अ वर्ड में, किसी भी वर्ड के मीनिंग में जो थ्रू आउट चेंज आता है। जैसे ओल्ड इंग्लिश में किसी वर्ड का ये मीनिंग था, अब करते 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 अब मॉडर्न इंग्लिश में उसका करंट जो उसका मीनिंग है वो ये है, ये बताया गया। और इस पैराग्राफ में कुछ भी खास नहीं है। टॉपिक नंबर 35, मार्किंग द एक्सिस क्रॉनिकली एंड डायक्रॉनिकली। इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, ये सारा MCQs बेस है। MCQs है, ये आपने पढ़ना है खुद से, और कुछ भी समझाने वाला नहीं है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।